कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हमारे शरीर में कहाँ से होती है, तो भैया मुंह से होती है। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि मुंह में क्या है, मुंह में है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सभी जिन्होंने किसका निर्माण किया, सलाइवा का निर्माण किया। और इस सलाइवा में क्या है, दो एंजाइम है, एक लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं को नष्ट कर रहा है, और दूसरा है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो शुरुआत होती है वो आपके मुंह से होती है। और मुंह में ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, ये भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को पता है, रेलवे और एसएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल बार बार रिपीट होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन उठाकर लेके आया हूं, जहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हम कॉन्सेप्ट के साथ में बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि भविष्य में अगर यहाँ से क्वेश्चन वापस रिपीट हो तो भैया उन क्वेश्चनों का आंसर हम बिल्कुल आसान तरीके से दे सके। चलिए फिर देरी किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके सामने ये आपके ऑप्शंस है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिवर और पीनियल बॉडी ग्लैंड। गाइज, इस क्वेश्चन में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, वहाँ से रेलवे में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, या फिर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान से एक एक चीज समझना। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अरे भाई, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछा गया है। बताइए कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, लीवर। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो पहली बार ग्रंथियों का नाम सुन रहा है कि एक्चुअली में ग्रंथि क्या है, तो आइए मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको ग्रंथियों के बारे में भी बता देता हूं, ग्लैंड्स के बारे में बता देता हूं। ग्लैंड्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई ग्लैंड्स जो ग्रंथियां है वो क्या है, भाई ग्रंथियां है क्या, तो आप ये कह सकते हो सिंपल भाषा में कि हमारे शरीर के जो अंग है उन्हीं को ही ग्रंथि कहा जाता है। यानी कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के जो अंग है, उन अंगों को ही क्या कहा जाता है, उन अंगों को ही ग्रंथि कहा जाता है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो फिर अंगों में और फिर इन ग्रंथियों में यानी कि इन ग्लैंड्स में फर्क क्या हुआ। फर्क इतना सा है कि ये जो ऑर्गन्स है, ये जो अंग है, ये भैया केमिकल कंपाउंड का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं ये, केमिकल कंपाउंड, यानी कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं, इन रासायनिक यौगिकों का सिक्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं भैया, यानी कि स्राव करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं निर्माण करते हैं। अब वो केमिकल कंपाउंड क्या क्या है, तो वो केमिकल कंपाउंड है भैया जूस। अब ये कोई भैया पपीता का जूस नहीं है, ये जूस नहीं, आपने नाम सुना होगा बाइल जूस, पितरस, उस जूस के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस, आंतीय रस, पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, उस रस के बारे में बात कर रहा हूँ भैया मैं। तो ये जो केमिकल कंपाउंड है वो जूस हो सकता है, इसके अलावा एंजाइम हो सकते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, और उसके अलावा हार्मोन हो सकते हैं।
तो ये तीनों चीज़ों, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, जूस, एंजाइम और हार्मोन, ये हो सकते हैं भैया आपके केमिकल कंपाउंड। तो या तो आप ऐसे कह दीजिए कि हमारे शरीर के ऐसे कोई अंग जो जूस, एंजाइम और हार्मोन इनका निर्माण करे, वो ग्रंथियाँ है, वो ग्लैंड्स है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग, या फिर आप ये भी कह सकते हो हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो केमिकल कंपाउंड का क्या करे, सिक्रेशन करे, स्राव करे, वो ग्रंथि है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझने, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है। ग्रंथियों को कितने भागों में बांटा गया है? इन केमिकल कंपाउंड्स के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो मैं इधर लिख देता हूं। पहला है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरी होती है मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है और मिश्रित ग्रंथि क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है जिसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ग्रंथियाँ क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है, हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, हमारे शरीर में कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि होती है और कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ये ऐसी ग्रंथि होती है भैया जो किसका निर्माण करती है, जो हार्मोन का निर्माण करती है। मैंने क्या कहा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, हार्मोन का निर्माण करे, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? तो ऐसी ग्रंथि जो भैया जूस का और एंजाइम का निर्माण करे, वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ऐसी ग्रंथि जो इन तीनों का निर्माण करे, जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे और हार्मोन का भी निर्माण करे, वो होती है मिश्रित ग्रंथि। तो ग्रंथि क्या है? जो केमिकल कंपाउंड का सिक्रेशन करे उसे ही हमने ग्रंथि कहा। हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग जो केमिकल कंपाउंड का सिक्रेशन करे यानी कि स्राव करे, वो ग्रंथि है। वो केमिकल कंपाउंड जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों हो सकते हैं, या फिर हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग जो जूस, एंजाइम और हार्मोन इन तीनों का निर्माण करे, वो ग्रंथि है। और इस ग्रंथि को इस केमिकल कंपाउंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी है मिश्रित ग्रंथि। इंग्लिश में मैं क्रम से आपको बता देता हूं। पहली है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरी है मिक्स्ड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करे, और मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करे। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको कितना फायदा हुआ है। ग्रंथियों के बारे में आपने समझ लिया, ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए, बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए और मिश्रित ग्रंथियों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, निम्न में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है। वहां पर 4 ऑप्शन होते हैं और उन 4 में से आपको एक सही करके आना होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसे मैं मिटा देता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं। इतना और बता देता हूं कि भैया ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसे डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो भैया वो आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पढ़ाने लग गया आपको तो फिर ये क्वेश्चन जो सेशन है वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके। और इसे भैया
डक्ट ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों को। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिटा दूं भैया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अब ध्यान से समझना। अब आपको समझ में आ गया कि ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है और मिश्रित ग्रंथि क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि भैया सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया आपको क्या करके आना है, अब आपको राइट आंसर करके आना है लीवर। क्रम वाइज में लिख देता हूं। अगर आपसे मानव शरीर के बारे में पूछा जाए, ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा जाए, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है भैया लीवर। कौन सी होती है? लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। और जब कभी भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया यहां पर राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है, वो आगे आपको समझ में आएगा। यह है भैया सबसे छोटी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है, और हिंदी में कहा जाता है इसे पीयूष ग्रंथि। किसी को कोई प्रॉब्लम है तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि से एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा, दूसरी होती है बहिस्रावी ग्रंथि जिसे हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहा, तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि जिसे हमने मिक्स्ड ग्लैंड कहा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स है, अब इनकी संख्या 9 होती है भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों को, वो आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता ग्रंथियों के बारे में तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि वाले चैप्टर का, एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर का, जाकर पढ़ लीजिए। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाया है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछे तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है भैया थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में होती है। इसे आउटो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस बात के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आपसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में पूछे, स्मॉलेस्ट ग्लैंड के बारे में पूछे, तो आपको बताना है भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, यानी कि हिंदी में कहा जाता है पीनियल का एक ग्रंथि। किसी को कोई प्रॉब्लम है तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पिछले 5-6 दिन से भैया हमारी लगातार छुट्टी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं घर चला गया था, मुझे 2.5 महीने हो गए थे घर गए हुए, तो घर वाले फोर्स कर रहे थे, इसलिए 4-5 दिन में रुक के भी आया। छुट्टी मन चुकी है, अब पढ़ाई जो है हमारी वो रेगुलर रहेगी, रेगुलर हमारी क्लास आएगी, है कि नहीं है भैया? ओके, सबसे छोटी जो ग्रंथि है वो होती है भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीनियल बॉडी ग्लैंड, यानी कि पीनियल का एक ग्रंथि। और दूसरी जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों में, जो दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है भैया, तो वो है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। वो कौन सी है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इधर मैं बात कर लेता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एक्सोक्राइन ग्लैंड की यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों की, बहिस्रावी ग्रंथियों की। तो भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में अगर आपसे सबसे बड़ी पूछे तो लीवर याद रखना है। लीवर जो है भैया वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया। और इसके अलावा लेक्राइमल ग्लैंड होती है हमारी आंखों में, ये भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है, वो सबसे छोटी ग्रंथि है भैया, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, रेलवे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड है। इधर मैंने आपको लिखवाया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीनियल बॉडी ग्लैंड होती है, और इससे दूसरी सबसे छोटी जो होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपके हिसाब से तो आंसर भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड होना चाहिए हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एग्जामिनर जो होता है भैया वो सही क्या मानता है, वो सही भैया पिट्यूटरी ग्लैंड मानता है। क्यों मानता है?
क्योंकि ऑप्शन में ये पीनियल बॉडी ग्लैंड यानी कि पीनियल काय ग्रंथि वो नहीं देता है। जब जब उसने ये पीनियल बॉडी ग्लैंड ऑप्शन में दिया है तब तक उसने मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल बॉडी ग्लैंड को माना गया है। लेकिन जब वो ऑप्शन में नहीं देता है तो भैया मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो मानता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम आई जल्दी जल्दी बता दीजिए। बोलो भैया, अब तो याद हो गया आपको कि ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि क्या है। इसके अलावा सबसे बड़ी सबसे छोटी जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी के बारे में हमने एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ा। तो चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ, मेहनत देख सकते हो, मेहनत बहुत ज़्यादा है। रात को 10 बजे ये वीडियो शूट हो रही है भैया, तो आप देख सकते हो चेहरे पर पसीना। हमारी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, पढ़ते रहो, लगे रहो। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों में, आवाज नहीं आई होगी, लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम और ऑप्शन नंबर डी है भैया ट्रिप्सिन। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, जल्दी जल्दी बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। आप में से कोई भी भाई अगर रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी को, जिसमें मैंने आपको अब तक 5 चैप्टर में आपको करवा चुका। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये एंडोक्राइन सिस्टम, ये 5 चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा चुका। हाँ, और एक कोशिका वाला चैप्टर में मैंने आपको करवा दिया है। तो भैया ये 5-6 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और इनमें लगभग एक ही चैप्टर में 70 से लेकर के 80 तक मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं। तो रेलवे में जितने भी आपसे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाए हैं। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। जाइए भैया, बिल्कुल 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, वो जाकर पढ़ लीजिए बिल्कुल आसान भाषा में। सभी क्वेश्चन आज मैं जिस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सिखा रहा हूं ठीक उसी तरीके से मैंने वो सभी क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ में सिखाए हैं। ओके भैया, बताइए लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए भैया कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। देखिए आपका मुंह जो होता है, माउथ, इसमें क्या होता है, मुंह, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती है भैया, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है यानी कि लारीय ग्रंथि होती है। लारीय ग्रंथि जो है वो एक प्रकार की बहिःस्रावी ग्रंथि है और मैंने आपको बताया था कि बहिःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स में एंजाइम पाया जाता है। अभी देखना, आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लारीय ग्रंथि होती है जो किसका निर्माण करती है, जो सलाइवा का निर्माण करती है यानी कि लार का निर्माण करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो होती है 3 जोड़ी यानी कि संख्या में होती है 6। इतनी बात क्लियर है। अब उनके नाम लिख लेते हैं। पहली है पेरोटिड, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी एक जोड़ी होती है। दूसरी होती है सबलिंगुअल
सलाइवरी ग्लैंड्स, और तीसरी है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीनों एक एक जोड़ी होती है। जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ये आपके कान के पास होती है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो आपकी जीभ के नीचे होती है। और भैया सबमैंडिबुलर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ये आपके जबड़े में होती है। तो ये तीन जोड़ी अर्थात ये 6 सलाइवरी ग्लैंड्स है भैया। और ये 6 की 6 सलाइवरी ग्लैंड्स किसका निर्माण करती है? सलाइवा का निर्माण करती है। याद रहे, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पर जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़िए, आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये जो लारीय ग्रंथि है, ये लारीय ग्रंथि किसका निर्माण करती है? सलाइवा का। और भैया इस सलाइवा में, इस लार में 2 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं? 2 एंजाइम होते हैं। किसमें? इस सलाइवा में, इस लार में। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है भैया लाइसोजाइम एंजाइम। पहला कौन सा है? लाइसोजाइम एंजाइम है। और दूसरा है भैया, दूसरा कौन सा है? दूसरा है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। इसे भैया हम टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। डायरेक्ट आपके ऑप्शन में कभी कभी टाइलिन एंजाइम भी आ जाता है, तो ये आपको राइट आंसर करके आना है। अब ये तो हमने पता कर लिया कि भैया लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लेकिन इन एंजाइमों के कार्य भी आपको पता होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी स्लाइड चेंज कर देता हूं ताकि मैं और वीडियो शूट कर सकूं आपके लिए। ये लो भैया, स्लाइड चेंज हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें भैया लार में पाए जाने वाले ये जो एंजाइम है, जिनका निर्माण इन सलाइवरी ग्लैंड्स ने किया है, इन लारीय ग्रंथियों ने किया है, इनके कार्यों के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई लाइसोजाइम जो एंजाइम है जो आपके लार में पाया जाता है, ये क्या काम करता है? तो कुछ नहीं, जो हम खाना खाते हैं उस खाने के साथ में अगर कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया या कीटाणु आ जाता है तो ये उसे नष्ट कर देता है। तो क्या करता है? ये उसे नष्ट कर देता है। मैं आपको लिख देता हूं भैया, लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य क्या है? अगर भोजन के साथ में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उस बैक्टीरिया को भैया, छोटे मोटे को, ये क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। ये काम हो गया भैया लाइसोजाइम एंजाइम का। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य तो आपने बता दिया, लेकिन अब हमें बताइए सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है, यानी कि टाइलिन एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या है। याद रहे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हमारे शरीर में कहाँ से होती है? तो भैया आपके मुंह से ही होती है, क्योंकि मुंह में ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है या फिर टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। दोबारा से समझाता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हमारे शरीर में कहाँ से होती है? तो भैया मुंह से होती है, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि मुंह में क्या है? मुंह में है सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सभी जिन्होंने किसका निर्माण किया? सलाइवा का निर्माण किया। और इस सलाइवा में क्या है? 2 एंजाइम है, एक लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं को नष्ट कर रहा है, और दूसरा है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। तो मैं आपको बता दूं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन की जो शुरुआत होती है वो आपके मुंह से होती है, और मुंह में ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, ये भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? ये होता है भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा, जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है उसका एक एग्जाम्पल है स्टार्च। मैं यहाँ पर कहने का मतलब नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टार्च है भैया,
ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो हमें कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं उनसे प्राप्त होता है, यानी कि ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, आप ये भी कह सकते हो। तो इस स्टार्च को ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है भैया, ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है भैया, ये किस में तोड़ देता है? ये माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। और मैं आपको बता दूं, पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अरे भाई, जब आप खाना खाते हो तो भोजन यानी कि रोटी जो खाते हो इतनी मोटी मोटी खाते हो, सब्जी के टुकड़े भी मोटे मोटे होते हैं कि नहीं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं जो मोटी मोटी होती है। कहने का मतलब जैसे रोटी के बड़े बड़े टुकड़े है कि नहीं है। जैसे कि अगर आपने बर्गर खाया तो बर्गर भी मोटा मोटा होता है ना, तो कितने बड़े बड़े घास खाते हैं भैया हम। जब हम मुंह में, जब हमारे शरीर में यानी कि मुंह में जब खाना जाता है मोटे मोटे टुकड़ों में होता है, लेकिन पाचन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है। दांत जो होते हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको भैया सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च की फॉर्म में है, ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। तो इसको ये जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है या फिर टाइलिन एंजाइम है, ये माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। क्या यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है क्या? नहीं भैया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण पाचन होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है क्या? नहीं भैया, अपूर्ण पाचन होता है। सिर्फ स्टार्च जो है वो माल्टोज शुगर में टूटा है। माल्टोज शुगर आगे जा करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। तब जाकर के भैया इस कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन होगा। इन सभी के बारे में आपको भैया डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना होगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सलाइवा का निर्माण करती है, इस सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है और आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण सूचना तो क्या, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, 3000 से ऊपर है। सबसे पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हैं वो धीरे धीरे जुड़ जाएंगे, धीरे धीरे उनको भी विश्वास हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। हो सकता है जो वीडियो देख रहा है आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट हो जिनको पता है, और हो भी सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं देते। तो भैया कम्युनिटी पोस्ट में सुबह और शाम को जो बेहतरीन क्वेश्चन है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ऐसे क्वेश्चन जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में रोज डालता हूं। अगर आप हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर दोगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा क्या, जब भी आप आपकी एग्जाम देने जाओगे तो भैया वहां पर वो क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए इन क्वेश्चनों का आंसर आप हर रोज दीजिए ताकि आपका भी भला हो सके, आपकी नौकरी लग सके और आपसे जो बेरोजगारी का जो झंझट है इससे आप तुरंत निकल सके, है ना भैया। तो 2 क्वेश्चन अब तक हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा दिया है और आशा करता हूं कि जो कुछ मैंने अब तक आपको सिखाया है वो सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। मैं आपको बता दूं, लगभग मुझे YouTube पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं। हाँ, पहले इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, अपना बेहतर से बेहतर दे सकूं मैं आपको। अब मैं 5 महीने का एक कोर्स लेके आने वाला हूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें मैं खुद के नोट्स बना रहा हूं नए पैटर्न के साथ आपकी एग्जाम के हिसाब से। 5 महीने में आपको कंप्लीट कोर्स करवा दिया जाएगा, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों कंप्लीट करा दी जाएगी।
रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे। एसएससी में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और भी अदर जो स्टेट एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस कोर्स में करवा दिए जाएंगे। तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी कठिन है, बायोलॉजी के हमें टर्म जो है वो याद नहीं होते हैं, अरे भैया कैसे याद नहीं होते हैं, हम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हो। आपको यूट्यूब पर जाओगे तो इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप आपका डाउट पूछ सकते हो। फेसबुक का ग्रुप मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, फेसबुक पर भी आप पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है। मैं 24 घंटे यूट्यूब पर ऑनलाइन रहता हूँ। हाँ, रात को तो खैर ऑफलाइन ही रहता हूँ, लेकिन जब जब भी टाइम मिलता है तो भैया अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो आप कभी भी ट्यूशन पूछिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, अगर बायोलॉजी से संबंधित है तो, है कि नहीं है। और भैया हमारी छुट्टी जो है वो बहुत कम होती है। अब हमने जो रेलवे का बैच चला रखा है उसकी शुरुआत अब हम अच्छे लेवल से करने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर करवाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, कॉन्सेप्ट के साथ में। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो आप इस वीडियो को। छोटे बड़े जो भाई बहन हैं जिनको प्रॉब्लम आती है, ये मत सोचना कभी भी कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते। आप सभी को पता है जीत के लिए एक नंबर ही काफ़ी होता है। तो आपको पढ़ना तो हर एक छोटा छोटा पॉइंट पढ़ना है, सभी ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कहाँ पर आप अच्छे कंटेंट के साथ अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हो ये आप पर निर्भर करता है। इसे पढ़ने का कोई अंत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, तो आप वही चीज़ें पढ़िए ना, और उनका हमें बहुत अच्छे से ज्ञान है। हम पिछले 3 साल से लगातार आपके सिलेबस पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। चले भैया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, रेलवे की हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी की हर एग्जाम में पूछा जाता है, और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें हर बार पूछा जाता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है और मधुमेह रोग है, इन दोनों का संबंध साथ साथ है। अगर आप इंसुलिन हार्मोन पढ़ लेते हो तो भैया यहां से आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना ना के बराबर रहती है, जिसके बारे में मैंने एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जाकर पढ़ सकते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, इसे डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है, इस मधुमेह रोग को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इंसुलिन हार्मोन। देखिए, मैंने आपसे कहा था अभी पहले ही क्वेश्चन में कि भैया जो ग्रंथि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कहा था ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। मैंने आपसे कहा था कि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करती है। लेकिन मैंने आपको मिश्रित ग्रंथि के बारे में नहीं बताया था। जो मिश्रित ग्रंथि है हमारे शरीर की, वो होती है भैया पेंक्रियाज। और ये जो पेंक्रियाज है इसे हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है, पेंक्रियाज कहा जाता है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और ये एक मिश्रित ग्रंथि भी है। ये मिश्रित ग्रंथि जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। मैंने अलग से आपको पेंक्रियाज के बारे में पढ़ा रखा है, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पेंक्रियाज के बारे में जाकर देख सकते हैं, सारी कहानी समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हम चर्चा कर रहे हैं इस इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पेंक्रियाज है, ये जो पेंक्रियाज है, इससे ही भैया ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है।
इस इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इन तीनों हार्मोनों का सिक्रेशन होता है भैया इसी पेंक्रियाज से, इंसुलिन का, ग्लूकागोन का और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का। तीनों का अलग अलग कार्य है। हम यहाँ पर सिर्फ इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो आपके ब्लड में, खून में, रक्त में, जिसे आप आम भाषा में लोहो भी कहते हैं, तो इस ब्लड में, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? ब्लड में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, को नियंत्रित करना। देखिए, आप खाना खाते हो, खाने का डाइजेशन होता है यानी कि पाचन होता है, तो खाने का जो अंतिम रूप होता है जो आपकी कोशिकाओं के पास पहुंचता है वो पहुंचता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किसकी सहायता से पहुंचता है आपके कोशिकाओं के पास? वो पहुंचता है भैया ब्लड की सहायता से। किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से। अरे हमने भोजन खाया, भोजन का पाचन हुआ, लास्ट एंड फाइनल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सब का पाचन होने के पश्चात जो भोजन का अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के पास जाता है और फिर हमारे कोशिकाओं में इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जलाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। इस एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है भैया इस एटीपी की फुल फॉर्म। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं और वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि भोजन का जो अंतिम रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज होता है ये ब्लड की सहायता से कहाँ पहुंचता है? कोशिकाओं के पास पहुंचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज आपके ब्लड में ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ज्यादा हो जाता है। इस ब्लड में ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज को, ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार की शर्करा है। तो इस ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि निम्न में से ब्लड शुगर कौन है, तो भैया ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो जब आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस समय ये जो पेंक्रियाज है ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन करता है? इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है भाई? ये इंसुलिन हार्मोन करता है क्या है? आपके ब्लड में ये जो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है, इस ग्लूकोज को उठाएगा और भैया आपके लीवर के पास जाकर के छोड़ देगा। और ये लीवर के पास जब पहुंचेगा ये ग्लूकोज तो ग्लाइकोजन के रूप में पहुंचेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा हार्मोन परिवर्तित करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा हार्मोन परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा हार्मोन परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन। दोबारा से समझिए, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, पेंक्रियाज ने इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन किया। ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। किसके पास? लीवर के पास कुछ एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ वसीय ऊतक पाए जाते हैं, उन वसीय ऊतकों के पास जाकर के ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। आई बात समझ में? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। जब आपके खून में, जब आपके ब्लड में ये जो भोजन का अंतिम रूप है ग्लूकोज, जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पेंक्रियाज इस इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, क्योंकि भैया ज्यादा हो गया, अब इसका कोई काम ही नहीं है, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया। और ये ग्लाइकोजन जो होता है ये लीवर के पास जाकर के स्टोर हो जाता है। इस ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ, यानी कि ऐसा खाना जो भैया इकट्ठा है आपके लीवर के पास, तो इसे क्या कहा जाता है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। तो याद रखना, जंतुओं का जो संचित भोज्य पदार्थ है वो होता है ग्लाइकोजन, और जो स्टार्च होता है वो पादपों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। और दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से पूछे जाते हैं आपसे आपके एग्जाम में, इतनी बात क्लियर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो पेंक्रियाज है, ये जो अग्नाशय है, ये काम करना बंद कर देता है। यानी कि अगर पेंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम आ गई तो भैया ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा क्या? नहीं होगा भैया। अगर पेंक्रियाज में ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा क्या? नहीं होगा। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई आपके शरीर में तो क्या होगा? आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई तो आपके ब्लड में क्या होगा भैया? इस ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये इंसुलिन हार्मोन यही तो कर रहा है, आपके ब्लड में जो ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर रहा है। तो सीधी सी बात, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ, ग्लूकोज को मैंने ब्लड शुगर कहा है। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, एक प्रकार की शुगर है। तो आपके ब्लड में क्या होगा? शुगर यानी कि शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और जब आपके शरीर में, जब आपके ब्लड में लगातार ये जो शुगर है इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है तो उससे एक बीमारी होती है, जो डायबिटीज मेलिटस, हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है इस बीमारी को, हाइपर ग्लाइसीमिया। और इसी का ही दूसरा नाम होता है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। और इसे कहा जाता है मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। तो भैया आज हम ये तीन ही क्वेश्चन करेंगे यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है? तो इसका सेकंड पार्ट आएगा भैया कल। और वैसे आपके लिए बहुत हो गया है, 40 मिनट की क्लास हो चुकी है। अगर आप ये 40 मिनट की क्लास देख लेते हो, फिर बाद में कल अगर आप सेकंड क्लास देखोगे इसकी, तो फिर आप में भी एनर्जी रहेगी, मेरे शरीर में भी एनर्जी रहेगी। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो काम ही यही है, पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी अगर आप इन तीन क्वेश्चनों में जो बताई हुई बातें हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से लिख लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो भैया बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको डिटेल में जानना है इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भैया चैप्टर पढ़िए, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।